व्हाट्स इन अ नेम। नाम में क्या रखा है। बड़े सेलिब्रिटीज और कॉरपोरेट्स के बड़े नामों की चकाचौंध बड़े शहरों की लाइफस्टाइल हर किसी को अपनी ओर खींचती है, लेकिन अभी सोच में बदलाव आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। बात नाम की हो या काम की हो, छोटे शहर अब किसी मायने में मेट्रो शहरों से पीछे नहीं है। छोटे शहरों में भी अब नौकरियों के मौके की भरमार है। जी हाँ, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में नौकरियों के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं। गांधीनगर, भुवनेश्वर, कोच्चि, कोयंबटूर शहरों की लिस्ट लंबी है और नौकरियों की रफ्तार भी। ये शहर कई मायनों में अब मेट्रो शहरों से पीछे नहीं है। रिक्रूटिंग फर्म एक्सफिनो के आंकड़े तो कुछ यही कहते हैं। कई शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज में सालाना 42% तक का इजाफा भी हुआ है। दरअसल लगातार महंगे हो रहे मेट्रो शहरों का बढ़ता खर्च प्रोफेशनल्स को छोटे शहरों की ओर शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके साथ साथ कई राज्य अपने यहाँ आईटी पार्क समेत कंपनियों को कई तरह की छूट भी दे रहे हैं। वही कम सैलरी और बेहतर टैलेंट पूल होने की वजह से भी कंपनियां इन शहरों की ओर रुख कर रही है। छोटे शहरों के लिए उम्मीद जगाने वाली इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सफिनो के एग्जीक्यूटिव सर्च के हेड सिद्धार्थ वर्मा और सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट के सीईओ एंड प्रेसिडेंट भारत भारद्वाज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। जी सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल आपसे ही होगा, जो भी ये रिसर्च रिपोर्ट आपने जारी की है, बताइए कि इसकी क्या सैलिएंट फीचर्स हो सकते हैं और क्या बड़ी बातें हैं इस रिसर्च रिपोर्ट की। ये सिलसिला 2021 में शुरू हुआ था। पैंडेमिक के साथ रिमोट वर्किंग स्टार्ट हो गई और इसकी शुरुआत के साथ जो जिन्हें हम टीयर 2 शहर कहते हैं, मेट्रोस के बाद जो अगले 10 या 30 शहर तक हैं, इनमें कर्मचारी वहां बहुत आराम से काम कर रहे थे। कंपनियों ने ये देखा और वहां पर कंपनियां बड़े शहरों में थी, लेकिन एम्प्लॉइज पूरे पूरे भारत में अलग अलग शहरों और कुछ लोग गांव से भी काम कर रहे थे। ये एक अपॉर्चुनिटी थी। सेकंड, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, कंपनियों ने पैंडेमिक खत्म होने के बाद वहां पर अपने सेंटर्स, एक एनेक्सी सेंटर शुरुआत करने की कोशिश करी और बहुत से लोगों ने वहां पर रहकर काम करने के लिए की तरफ रुझान दिखाया। तीसरी बात, अभी जिन कंपनियों को वहां पर ये ट्रायल करना था वो कर चुकी हैं। मैं बड़ी आईटी सर्विसेज जैसी कंपनीज की बात कर रहा हूँ और अब ये टेस्ट फेज चल रहा है। आप कह सकते हैं कि ये बीटा फेज है कि इसके इसके नतीजे क्या आएंगे ये हम अभी देख रहे हैं। उस वक्त जब मेट्रोज में लगभग कम से कम 3 दिन ऑफिस में आने का जो ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है और अब शायद ये 5 दिन तक जाएगा। तो ये बड़ी कंपेटिटिव सिचुएशन है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा एक इस दिशा में एक दरवाजे खुल चुके हैं कि टीयर 2 सिटीज का एक्सप्लोरेशन और तेजी से हो रहा है। हम लगभग 23 शहरों का, टीयर 2 शहरों का डेटा ट्रैक करते हैं हर मंथ। कुछ शहरों में लगभग 100% वृद्धि हुई है जॉब सीकर्स की, जो लोगों ने अपनी जॉब बोर्ड्स पे अपनी अनुमति दी है कि वो 2 या टीयर 2 या टीयर 3 शहरों से काम करने के लिए ओपन है। तो ये बहुत ही इनकरेजिंग ट्रेंड है। लेकिन अभी इसे हम एक सक्सेस स्टोरी नहीं कह सकते हैं, ये ग्रोथ ट्रेंड दिख रहा है। ओके सिद्धार्थ और भारत, मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा कि जिस तरह कंपनियां अब छोटे शहरों का रुख कर रही है, इसका क्या असर होने वाला है। क्या माइग्रेशन रुकेगा और जो टैलेंट विदेश जाता है, जो लोग यहां से जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए ये किस तरह से साबित होगा। देखिए, दिस इज ए साइन। ये एक हम मान सकते हैं कि एक सिम्टम है या साइन है कि कंट्री अब हमारा जो डेवलपमेंट कंट्री की तरफ बन जा रहा है। मैं आपसे करीब 15 साल पहले की बात बताता हूँ। आई वर्क फॉर जर्मन कंपनी। मैंने एक जर्मन कंपनी कार्लसरूहे में थी, जो कि फ्रैंकफर्ट से 250 किलोमीटर। वो शहर, वहां पर एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं। तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम मॉडल देखें, तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों ने इतना बढ़िया कर दिया है कि आप किसी शहर में काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि नैस्कॉम रिपोर्ट से अगर मैं टैली करूं तो 15% टैलेंट हमारा टीयर बी और टीयर 3 से भी आ रहा है। तो अगर करियर वाइज देखें तो आईटी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा टैलेंट पूल
हमारा टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में जिनको हम बोल रहे हैं छोटे शहरों को आजकल, वो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होने वाला है। अब प्रगति की राह पर देश निकल पड़ा है। वहाँ पर अगर हमारे को देखना है हर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसके ऊपर लगातार काम हो रहा है। किसी भी शहर में काम करने के लिए क्या चाहिए आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मेट्रो सिटीज़ का जो चैलेंज है, वो है एनवायरमेंटल अनसस्टेनेबिलिटी। बैंगलोर में पानी की समस्या है, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की समस्या है, इसी तरह से मुंबई में रहने की जगह की समस्या है, लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है। अगर यही चीज़ हम शहरों में रेप्लिकेट जो छोटे शहरों में रेप्लिकेट कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा-सा सुधार दें, तो हमारा टैलेंट पूल को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ आकर काम करने की। द लिविंग स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग वो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा और कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा। तो जो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, मजबूरी में हमारे युवक को अगर शहरों की तरफ आना पड़ रहा है आज, वो कई काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो जाएगा। और इसी तरह से बहुत सारे सेक्टर हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, लैंड बहुत सस्ता है इन शहरों में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जगह नई-नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आईटी पार्क डेवलप हो रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन चीज़ों को ढूँढ रहे हैं कि हाँ, अगर जहाँ सस्ती जगह मिल जाए, वहाँ पर हम प्लांट लगा के काम शुरू कर दें। तो ये होने वाला है और इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। जी। एक बात और बताइए कि जिस तरह का ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, तो इसके बाद क्या टियर 4 सिटीज़ का भी कॉन्सेप्ट आएगा? आगे जाकर हमको ये भी सुनने को मिलेगा जब टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ फुली डेवलप्ड हो जाएगी, उसके बाद किस तरह का होगा माहौल? ये प्रोग्रेस तो कंटीन्यूअस प्रोसेस है। यस, वो यस। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है कि आखिरी व्यक्ति तक हमारी प्रगति पहुँचनी चाहिए। तो गाँव-गाँव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो क्यों नहीं होगा? समय ज़रूर लगेगा अगर हम टारगेट कर रहे हैं 2050 तक कि अगर हम डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आना चाहते हो तो टियर 4 भी नेचुरली उस श्रेणी में आएगा। आप बताइए कि आपने किन पैरामीटर्स पर ये रिसर्च किया और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का किस तरह का रोल था और जिस तरह की मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसने किस तरह की भूमिका इस पूरी रिसर्च में निभाई है? क्या लगता है आपको कि क्या उनकी साइड से भी कोई डेवलपमेंट दिखा? पहली चीज, ये जो 42% का इजाफा आप देख रहे हैं, इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, जो लोकल कंजम्पशन से रिलेटेड नौकरियां होती हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में इंटरनेट के पेनिट्रेशन के साथ एक तरफ इंटरनेट सोशल मीडिया के जरिए से डिमांड पैदा करता है, दूसरी तरफ इंटरनेट ई कॉमर्स के जरिए से उस डिमांड की पूर्ति करता है। शहरों में डिस्पोजेबल इनकम, टियर 2 शहरों में, खासकर टियर 3 शहरों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, लाइफस्टाइल की डिमांड बढ़ रही है और उसको पूरा करने के लिए जो चीजें उपलब्ध हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। लाइफस्टाइल्स के चेंज होने से, कंजम्पशन बढ़ने से एक तरफ आधा हिस्सा उन नौकरियों का है जो लोकली कंज्यूम हो जाए, दूसरा जो बड़ी इस समय बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है वो है आईटी सर्विसेज, आउटसोर्सिंग। इस तरह की कंपनियां जो एक्सपोर्ट की तरफ इशारा करती हैं, उन कंपनियों के लिए हम इन शहरों से क्या पैदा कर सकते हैं जो लोकली कंज्यूम नहीं होगा, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और मैं भरत से एग्री करता हूं कि ये टियर 4 फिनोमेना भी बहुत जल्दी रियलिटी बन सकता है, जो जहां पर बेस्ट कॉस्ट पे डिप्लॉय करना लॉजिकल है, वो निकट भविष्य में अवश्य होगा। सिद्धार्थ, वन मोर क्वेश्चन कि अगर जिस तरह से स्टार्टअप का कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है और स्टार्टअप्स मोस्टली उन लोगों को लो कॉस्ट चाहिए होता है, छोटे शहरों में ज़मीनों की कीमत कम होती है, हर चीज़ में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो क्या स्टार्टअप का भी इसमें कोई योगदान है? जी, स्टार्टअप्स का कल्चर और जो जितनी एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटी है पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुछ शहर इसमें बहुत आगे निकल चुके हैं और कुछ शहरों से आए हुए लोगों और उनका बड़े शहरों में आकर के सक्सेसफुल होना पूरे शहर का फैब्रिक बदल देता है, सोचने का तरीका बदल देता है। आपने जो सवाल पूछा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा भरत ने कहा, ये एक बहुत बड़ा इनेबलर है। फ्यूचर में मुझे क्या दिखता है कि हमारे शहर बन जाएंगे जो टियर 2 शहर जो अपना एक आइडेंटिटी एक्वायर करेंगे, जो हब्स बन जाएंगे। जैसे आपने हाल फिलहाल में सुना होगा सिलिकॉन बीच के बारे में, मैंगलोर और उसके निकट के शहर आईटी सर्विसेज के लिए एक डेस्टिनेशन बनते चले जा रहे हैं।
कुछ शहर जैसे कोल्हापुर ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहे हैं। वहां पर ये इंडस्ट्रीज एक दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कनेक्टिविटी सप्लाई चेन्स के इंप्रूवमेंट से उनको बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सपोजर मिल गया है। तो हिंदुस्तान में टीयर 2 अपनी अपनी स्पेशलिटी के आधारित बहुत सारे हब्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग या अदरवाइज बनते चले जाएंगे। और मैंने जैसा कहा कि ये ग्रोथ ट्रेंड है, शुरुआत अच्छी लग रही है। जो जिस तरह का ये ट्रेंड आया है, क्या इसमें विदेशी निवेशक एफआईआईज का भी योगदान दिखाई दे रहा है? जिस तरह से उन्होंने छोटे शहरों का रुख किया है, वहां निवेश बढ़ रहा है। मैं इसमें एक नजरिया आपको दिखा सकता हूं, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जो अपना सर्विसेज वाला काम जो इंडिया में माइग्रेट किया जा सकता है, यहां से डिलीवर किया जा सकता है, उस दिशा में एक्सप्लोरेशन टीयर 2 टाउन्स और टीयर 3 टाउन्स का शुरू हो चुका है। बेसिक आउटसोर्सिंग इस तरह से विदेश का पैसा छोटे शहरों तक पहुंचने का एक कॉन्डुइट या एक चैनल बन चुका है। कि किस तरह से एफआईआईज का योगदान है इसमें, और क्या विदेशी कंपनियां भी छोटे शहरों में निवेश कर रही है? यही मैंने आपको बताया कि ग्लोबल सेंटर्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर वो कोई काम एक इंडिया के छोटे शहर से डिलीवर करवा सकती हैं, वो इसके लिए काफी इस दिशा में सोच रही हैं। सर, मेरा सवाल भारत से था। भारत, आप बताइए किस तरह का योगदान आपको दिखाई दे रहा है, और क्या दूसरी विदेशी कंपनीज भी छोटे शहरों को पसंद कर रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चेंज अभी आया है वो है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो प्राइम इंस्टीट्यूशन, जो आईआईटीज थे हमारे, वो 5-6 शहरों में थे पहले। जो आईएम्स थे वो 3-4 शहरों में थे। अब नंबर ऑफ आईएम्स जो है, बोध गया में आईएम है हमारे पास, रांची में आईएम है, आईएएफटी काकीनाडा आंध्र प्रदेश के एक टाउन में खुल गया है। एम्स देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कितने ज्यादा खुल गए हैं। तो इनका इम्पैक्ट आने ही वाला है। ये सारे आईआईटीज एनकरेज करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स को, तो स्टार्टअप्स निकलेंगे, टैलेंट पूल आपके पास अच्छा आ रहा है वहां पर, तो naturally that will be converted into business. The transition will happen into it will be translated into business. तो वो जो अब कंपनीज जो बड़े शहरों से टैलेंट उठा रही थी, वो जा रही हैं अब छोटे शहरों में भी उठाने के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस प्राइम है, टैलेंट पूल अच्छा मिल रहा है आपको। अगर आईएम रांची है, उसका प्लेसमेंट देख लीजिए, या आईएम जम्मू है, उसका प्लेसमेंट देख लीजिए, आईएम रोहतक है, so these are the institutions which are definitely going to create a very larger impact on businesses as well. Incubation center, startups और multinational companies, ये तीनों चीजें साथ चलेंगी। ओके, ओके। सो सर, मेरा आपसे एक और सवाल था कि आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो लोग अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, और जो लोग, कई बार लोग अपनी स्थितियों परिस्थितियों की वजह से छोटे शहरों से बाहर का रुख नहीं कर सकते, स्पेशली महिलाएं जो कि अपने घर के साथ ही कामकाज करना चाहती है, तो आप क्या सलाह देंगे उन लोगों को? किन सेक्टर पे काम करना चाहिए, किस तरह का कोर्स करना चाहिए? देखिए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर सेक्टर का पार्ट बनने वाला है। अगले 5 साल में बहुत तेजी से ये चीजें बदलेंगी। तो मेरी पहली सबसे जो सलाह है कि अगर आप कोई छोटा कोर्स ऑनलाइन गूगल पर, जैसे गूगल गैराज है, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, पाइथन का छोटा सा कोर्स कर लें, डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा कोर्स कर लें, और अच्छा सर्टिफिकेशन कर लें, थोड़ी जानकारी उसके लिए जरूरी है। आप डिजिटल मार्केटिंग तो कहीं बैठकर भी कर सकते हैं, कोडिंग बैठकर कहीं भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने समझ लिया तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आसपास के बिजनेसेस में, या फिर होते हुए आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो उसके लिए भी ठीक है, या जहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। डेटा साइंस का एक छोटा कोर्स कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास ने एक अभी नया लॉन्च किया, बहुत ही अच्छा कोर्स है, वर्ल्ड में उसको रिकॉग्निशन बहुत अच्छा मिला है। बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस, 4 साल की डिग्री है, घर बैठ के आप कर सकते हैं उसे, किसी भी करिकुलम के साथ कर सकते हैं। तो आई वुड एनकरेज, और उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपके साइंस के सब्जेक्ट आपने पढ़े हो स्कूल में, आपने आर्ट्स पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, लेकिन आपको एक बेसिक क्वालिफायर एग्जाम है, वो आपने पढ़ना है वहां पर, और आपको वो डिग्री मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं एनकरेज करूंगा बच्चों को और महिलाओं को, अगर आप जो करना चाहती हैं इसमें, तो डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन, कोडिंग छोटी सी सीख लें, और डेटा साइंस, ये तो फ्यूचर है ही है, ये हर फील्ड में काम आएगा।
ओके सर, इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद आपका सिद्धार्थ और भारत हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाजार की खबरों का सिलसिला जारी होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात कर लेते हैं बाजार की। तो बाजार में आज हुए एक्शन की। निफ्टी में लगातार चौथे दिन मजबूती दिखी, लेकिन सीमित दायरे में कारोबार के बाद मामूली बढ़त के साथ 22,530 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 150 अंकों से ज्यादा की कमजोरी रही। बाजार में हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवाड़। तो इंडिया विक्स ने 22 मार्क छुआ है 19 मंथ्स में पहली बार। ये बताता है कि आने वाले सेशन में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। इसके चार्ट पे देखा जाए तो ये 7वां सेशन था जब हायर हाई बनाता हुआ दिखा है। तो ये बताता है कि निफ्टी में कितना स्ट्रेंथ है मार्केट में एक्चुअली। अगर इसके चार्ट में देखा जाए तो रिकॉर्ड हाई से कुछ 1% ही दूर है, जो कि रिकॉर्ड हाई का लेवल 22,800 से थोड़ा सा नीचे है। ये सेम लेवल है जहां से निफ्टी ने पिछले 2 बार रेजिस्टेंस लेके काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन भी दिया है। तो यहाँ का जो लेवल है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पे दिख सकता है आने वाले सेशन में। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप ने रिकॉर्ड हाई छुआ है तीसरी बार। इसके टॉप गेनर्स में हमें आरवीएनएल और बालकृष्ण इंडस्ट्री नजर आते हैं। लेकिन स्मॉल कैप हरे निशान में बंद नहीं हो पाया, लाल निशान में बंद हुआ। लेकिन अगर इसका भी चार्ट देखा जाए तो 5 सेशन से ये एक अच्छे से एडवांस कर रहा था और फिर जाकर आज लाल निशान में बंद हुआ। तो आज का जो सेशन है वो स्ट्रांगली बेरिश के तौर पे नहीं देख सकते, प्रॉफिट बुकिंग के सेशन के तौर पे इसे देखा जा सकता है। सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो आज निफ्टी मेटल स्टार रहा है सेशन का, जो कि टॉप सेक्टोरल गेनर भी है। साथ ही साथ 10,000 का मार्क पहली बार छूता हुआ नजर आया। और ये 8वां सेशन है जब मेटल इंडेक्स में हमें लगातार खरीदारी नजर आई। इसके टॉप गेनर्स में देखें तो मेनली हिंदुस्तान जिंक नजर आता है, जिसने कि 20% का अपर सर्किट भी टच किया। लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो दोनों ही मेटल इंडेक्स और हिंदुस्तान जिंक ओवरबॉट जोन में नजर आते हैं। तो थोड़ा सा इसे कूल डाउन के लिए रुका जा सकता है फ्रेश पोजीशन लेने के लिए। अगर यहाँ पे हम दूसरे इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही पीएसयू बैंक और फार्मा भी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। सेक्टर लूजर की बात की जाए तो यहाँ पे एफएमसीजी इंडेक्स टॉप सेक्टर लूजर है, जो कि 3 सेशन की गेन के बाद जाकर लाल निशान में बंद हुआ। इसके टॉप लूजर्स में हमें यूनाइटेड ब्रेवरीज और नेस्ले नजर आते हैं। लेकिन अगर एफएमसीजी इंडेक्स का चार्ट भी देखा जाए तो ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और अपने सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि सपोर्ट कुछ 54,500 के आसपास का है। तो अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो काफी बेरिश नहीं नजर आता है इंडेक्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक भी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आया 3 सेशन के एडवांस के बाद। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी न्यूट्रल सेशन रहा है। और अच्छे नतीजों के बाद ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में करीब शानदार तेजी देखने को मिली। डिटेल्स के साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। हाँ, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। पहले एक तो नतीजे जो हैं मार्केट की उम्मीदों से थोड़े से अच्छे जरूर आए। इसके अलावा कई समय से हम देख रहे थे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है काफ़ी निराश कर दे रही थी, और इस बार जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री ने काफ़ी उत्साह दिया है और उत्साह को सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने सराहा भी है। सबसे पहले नतीजों की बात कर ले तो यहाँ पे नतीजे अगर आप देखेंगे तो आय में लगभग 15 से 16% की साल दर साल बढ़त देखने को मिली है। वहीं मार्जिन में भी सुधार हुआ है। और सबसे अहम जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है वहां पे वो हमेशा एक गाइडेंस दिया करते थे, पर इस बार भी कंपनी ने गाइडेंस नहीं दी है। पर इसके अलावा जो डिमांड की स्थिति है वो बेहतर होते हुए बता रहे हैं घरेलू बाजार में, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। साथ ही साथ उनका कहना है कि कर्ज कम करने पर कंपनी का पूरा फोकस है। हालांकि अभी उन्होंने चौथी तिमाही में कोई प्राइस हाइक नहीं लिए और आने वाले समय में अगर हो सकता है तो वो प्राइस हाइक के बारे में सोचेंगे, पर अभी उन्होंने फिलहाल इस पर कुछ कॉमेंट्री नहीं की है। और रॉ मटेरियल की कीमतों में भी वो केवल एक मार्जिनल इंक्रीज ही देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है उस चीज़ से जो है फिलहाल नहीं आते हुए देख रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ब्रोकरेजेस को नतीजे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 ब्रोकरेजेस ने नतीजों के बाद अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है, और ना ही सिर्फ ये, उन्होंने अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। नोमेरा की अगर हम बात करें तो उन्होंने रेटिंग अब अपग्रेड करके खरीदारी कर दी है, लक्ष्य 3,230 कर दिया है। और नोमेरा का ये कहना है कि जो कीमतें में बढ़ोतरी से मार्जिन को आने वाले समय में सपोर्ट मिलेगा, मार्जिन ग्रोथ लगातार बनी रह सकती है। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में इनके EBITDA में
25 और 13% की ग्रोथ संभव है। इसके अलावा दूसरे बड़े ब्रोकरेजेस जैसे कि इनक्रेड, यहाँ पे भी उन्होंने अपनी जो रेटिंग है पहले रिड्यूस की थी, अब उसको बढ़ा के ऐड कर दिया है, लक्ष्य बढ़ा के 3087 के आसपास वो दे रहे हैं। और हेतोंग ने भी अपनी न्यूट्रल्स रेटिंग बढ़ाकर अब आउट परफॉर्म कर दी है, 2500 से लक्ष्य बढ़ा के 3200 के कर दिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि सभी ब्रोकरेज हाउसेज जो है यहाँ पे पॉजिटिव हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो भी अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं सभी लक्ष्य जो हैं 3000 के ऊपर है और स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर भारत के शहर हो या दक्षिण भारत, हीट वेव की मार से सब परेशान हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अब बात देश के कई राज्यों में हीट वेव के कहर की। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, यूपी, एमपी समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में 24 मई तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और बिहार के ज्यादातर हिस्सों में भी लू कहर बरपाएगी। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान 47 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक पारा बढ़ने और हीट वेव का रहने का अलर्ट जारी किया है। हीट वेव को लेकर आईएमडी ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। गर्मी के कहर को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे कई राज्यों में समय से पहले ही समर वैकेशन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में गुरुवार तक भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। हीट वेव का आलम यह है कि इसकी तपिश शिमला जैसे हिल स्टेशन में भी महसूस की जा रही है। वहीं हीट वेव से कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में गर्मी बहुत होगी शिमला में, ऐसी गर्मी हमने कभी देखी नहीं यहाँ तक, जो कि इस बार शिमला में हद है। पहले फर्स्ट गर्मी देखी मैंने इतनी, आज से पहले हमने इतनी गर्मी देखी नहीं वैसे शिमला में। मई के महीने में इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी और ये पहला चांस है कि गर्मी बढ़ रही है और अगर बारिश लगातार नहीं हुई तो ये गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे हिली एरिया है तो उस हिसाब से मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज कल का मौसम तो बहुत अच्छा था बट आज बहुत गर्मी है। वहाँ जैसे 47 है तो यहाँ आई थिंक 27 या 29 है। लोगों को पानी की जो बौछारें पड़ी है बहुत अच्छी लग रही है। गर्मी में थोड़ा ठंडे का एहसास हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बड़ा आनंद मिल रहा है ना, थोड़ा गर्मी से राहत मिल रही है। पानी की हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, इससे गर्मी की राहत मिल रही है। हीट वेव से कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में डॉक्टर गर्मी के कहर से बचने के लिए कई सुझाव दे रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में आज की डेट में लू चल रही है और इस लू से बचने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं, जैसे कि अपने आप को एक हाइड्रेशन रखना, यानी कि अपनी बॉडी का जो पानी का स्तर है उसको एक मेंटेन करना। उसके लिए आपको फ्रीक्वेंट कहते हैं ORS या आपका नींबू पानी, नमक वाला पानी, ये फ्रीक्वेंट आवर्स पे लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन होते ही आपके बॉडी के ऑर्गन्स डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।